Hey, welcome to the Revolutionary Podcast. I'm Karthik. Hello everyone, I'm Harshit. Welcome to Revolutionary Podcast. So आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जापान के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में और वहाँ का कल्चर कैसे वहाँ की इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है और वहाँ की गवर्नमेंटल पॉलिसीज के बारे में। और सिर्फ जापान का ही हम एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नेचुरल डिजास्टर के रिस्क में सबसे टॉप में वो कंट्री आती है, ठीक है। वहाँ भले अर्थक्वेक हो, भले सुनामी, सब आते रहते हैं। और जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में हिरोशिमा नागासाकी कंट्री बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई थी, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो कंट्री आज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं एज अ होल कंट्री और एज अ इंडिविजुअल भी हम उनसे क्या क्या सीख ले सकते हैं, ये हम पर्टिकुलर पॉडकास्ट के अंदर बात करेंगे। तो देख, जब जापान की बात आती है तो जापान से एक चीज हमारे दिमाग में रिलेट होती है कि परफेक्शन। वहाँ के लोग मतलब कितने परफेक्ट, जो भी चीज आती है वहाँ एकदम परफेक्शन के साथ काम होता है, ठीक है। और कोई भी कंट्री है, कंट्री बिना इंडिविजुअल्स की बनती नहीं है। जो हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या काम करते हैं उसी के प्रभाव देखते हैं कि कंट्री आज किस लेवल पे हमारी खड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल से जहाँ आज जापान खड़ी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे दुनिया भर में। और इंसिडेंट्स पास्ट में कैसे कैसे हुए हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। कैसा कैसा हुआ है, जिस वक्त हमारे देश आजाद हुआ था उसी टाइम पे उनके क्या कहते हैं दो मेजर शहर हिरोशिमा नागासाकी बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हुए थे। और जिसका आज भी इफेक्ट दिखता है लोगों पे, ठीक है। अगर तू उनकी इकोनॉमी देख तो इकोनॉमी बहुत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में। और जैसा वो लोग काम करते हैं एकदम परफेक्शन के साथ काम करते हैं, मतलब एक भी चूक नहीं होती है। अगर मेरे से आज ये गलती हो रही है तो इस गलती के पीछे मैं इस गलती को कैसे सुधारूं कि वापस से ये गलती ना हो। ये उसमें मेन फोकस मतलब उनका एम रहता है क्वालिटी और परफेक्शन, बिल्कुल हर चीज में, बिल्कुल क्वालिटी और क्वांटिटी। तभी आज तो देख जापान की जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया भर में लोग बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, ठीक है। चाइना देख वर्ल्ड वाइड अपने सामान एक्सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना खुद जापान का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज आती है सिस्टम की, वहाँ के बिजनेस मॉडल और ये सब सिस्टम, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है। वहाँ जो कल्चर एक तरीके से उन्होंने फैला रखा है वो कल्चर है स्कूल टाइम से, मैं कहूँगा। तो जैसे मैं सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा था कि बचपन से सिखाई जाती है वहाँ बच्चों को, तो सबसे मेजॉरिटी चीज़ वहाँ ये है कि स्कूल में सिखाई जाती है। स्कूल के एनवायरनमेंट में आपको अपनी चीज़ें खुद करनी होती है, अपना खाना खुद बनाना है, रूम वहाँ हमारे वहाँ जैसे हम कई बार रूम साफ करने में हम ऐसे करते हैं, बहुत वो समझते हैं कि बहुत छोटी मोटी चीज़ है। वहाँ हर चीज़ें ऐसी सिखाई जाती है, टॉयलेट साफ करना, हर चीज़ बच्चों को सिखाया जाता है बचपन से, ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली जाए। तो बड़े होने तक एक जैसे देखा गया, जैसे वहाँ क्लीनलीनेस में ये चीज़ है कि जैसे गंदगी नहीं होती है, लोग अपना सामान बैग में डाल के घर जाके वो करते हैं और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं वो कंट्री को लेके भी ये चीज़ होती है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये बाद में बड़े लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तुम्हें बचपन से क्या क्या सिखाया जाए, तुम कैसे ब्रॉटअप हुए अपने पेरेंट्स से या भले ही अपने टीचर्स के द्वारा, तुम्हें क्या क्या स्कूल में सिखाया गया है। देख, अपने कपड़े खुद धोना, अपने बर्तन खुद साफ करना, ठीक है, प्लांट्स ग्रो करना, उसी का मतलब उन प्लांट्स से ग्रो करना, खाना खाना और खाना बर्बाद भी ना करना। छोटी छोटी चीजें जो होती है बड़े लेवल पे बहुत ग्रेट इम्पैक्ट, और ये पूरी जनरेशन को ब्रॉटअप करती है। मतलब यही कल्चर से पूरी जनरेशन बड़ी होती है, तो वो जनरेशन एक टाइम पे वर्क फोर्स में आती है, वर्क एनवायरमेंट वहाँ पे आती है। फिर ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की बात, कहीं जगह ईमानदारी नहीं होती है काम में और वहीं पे करप्शन सबसे ज्यादा होता है। बट वहाँ अगर हम देखें ये चीज बचपन से आती रहती है। ईमानदारी अपने देश के प्रति, तुम नेशन के प्रति कितने ईमानदार हो, ठीक है। तुम और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपने काम के प्रति, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो तो देश के प्रति अपना हो जाती है वो चीजें। अच्छा, अगर जरा हम इसकी हिस्ट्री में बात करें तो देख, आज जापान जहाँ भी खड़ा है तो देख 1947 की टाइम बात है, 1946 और 47 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, हमारा देश भी साथ में आजाद हुआ था, ठीक है। इसको पर्सनल ना लेके चलें, ये एक अलग बात, मतलब हम क्या क्या सीख सकते हैं वो बात इसमें जनरली हो जा रही है। अगर देश को आगे बढ़ाना होता है तो चीजें कंपेयर करके सीखी जाती हैं, बिल्कुल। तो हाँ, मैं बात ये कर रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हिरोशिमा नागासाकी बहुत बैडली इफेक्ट हुए थे, बहुत बैडली। और ऐसा नहीं है कि वहाँ क्या कहते हैं आज कुछ इफेक्ट्स नहीं होते हैं, आज भी बहुत सारे, आज भी लोग बहुत डिफॉल्ट से पैदा होते हैं, उसका असर आज तक दिखता है। और तो देख, नेचुरल डिजास्टर्स देख कितने ज्यादा होते हैं। अर्थक्वेक 2011 में जब सुनामी आई थी और अर्थक्वेक्स वगैरह वहाँ बहुत कॉमन बात है। और वहाँ उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को ढाल ही उसी तरीके से लिया है और वो सब उस चीज के लिए प्रिपेयर है कि अगर होता है तो हमको क्या करना है, क्या नेक्स्ट स्टेप। इसी वजह शायद ये भी एक चीज है, जैसे वहाँ कोई भी सड़क अगर खराब होती है आप देखते हो कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाती है, दिन क्या मतलब रात हो रहा है, बिल्कुल। और उसके बाद देख तू 20 साल के अंदर देख ओलंपिक्स हुए टोक्यो के अंदर, जापान के अंदर ओलंपिक्स हुए, 20 ईयर्स के अंदर ही उन लोगों ने ओलंपिक्स में आ गए थे, ठीक है। और बहुत बड़ी बात होती है कम समय में ऊपर तक ग्रो करना, मेडल्स भी लाए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेले, मेडल्स भी लाए और बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। इसका कहीं ना कहीं श्रेय अमेरिका को भी जाता है, देख, डायरेक्ट इनडायरेक्टली जाता है। कैसे जाता है कि जब वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में हिरोशिमा नागासाकी में उन्होंने बॉम्ब फेंके थे, तो उसके बाद अमेरिकन ने उनको कहा था कि मैं जापानी थे, अमेरिकन के सामने सरेंडर कर लिया था। तो अमेरिकन ने उनको कहा कि
हम तुम्हारी पूरी आर्मी की मतलब हम तुम्हें सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन तुम अपनी आर्मी को बिल्ड नहीं करोगे, अपनी आर्मी में तुम इन्वेस्ट नहीं करोगे। और जापानीज ने उस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझा और अपने आर्मी मैन और अब जहाँ, क्योंकि उनको आर्मी में इन्वेस्ट करना नहीं था, तो वो वर्कफोर्स को लाए अपनी इकोनॉमी उठाने में, आर्मी वालों को बिजनेस में लगाया, वहाँ की एफिशिएंसी, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट और सब चीज वहाँ पे आई। तो अडेप्टेबिलिटी वाली बात है, कैसे अडेप्ट किया जाए सिचुएशन से। और फिर वहाँ से वो ग्रो होना शुरू हुए और धीरे धीरे आज जापान को हर कोई मतलब एक बहुत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में जानते हैं और क्या कहते हैं, क्या क्या काम नहीं कर रहे हो। और ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके बिजनेस मॉडल में भी दिखती है। एक बिजनेस देखा जाए तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट होता है कोई भी कंट्री के, कैसे वहाँ का बिजनेस चलता है। और बिजनेस में बहुत सारी चीज़ होती है, सिस्टम और एक तरीके से लोगों की खुद की क्या कह सकते हैं हम इसको, उनका माइंडसेट क्या है कोई भी चीज़ की। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ईमानदारी काम को लेकर, और दूसरा हो गया क्वालिटी प्रोड्यूस करना। तभी बाहर की कंट्रीज वहीं का सामान इस्तेमाल भी कर दिया जापान का, क्योंकि पता है कि वो हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता रहता है कि हम ट्रस्ट करते हैं तुम पे, तो हम डेफिनेटली तुमसे सामान लेंगे ना। अच्छा, अगर तुम हमारा कल्चर देख एशियन कंट्रीज, ऐसा सिर्फ एशियन नहीं और कंट्री में, लेकिन एशियन कंट्री बहुत रिच रही है अपने कल्चर वाइज। अब लेकिन ये मेन बात ये होती है कि तुम अपने कल्चर को कैसे प्रिजर्व करके रखते हो, ठीक है, आने वाली फ्यूचर जनरेशन के साथ हम कैसे उसको प्रिजर्व रखते हैं, हम अपने कल्चर को खोने न दें। देख, अगर हम दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करें वेल एंड गुड, लेकिन उसके साथ हमको ये ध्यान रखना है कि हम अपना कल्चर ना खोने दें कहीं दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करते हुए, और अपनी फ्यूचर जनरेशन में हम कैसे अपना कल्चर पास ऑन कर रहे हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है कोई भी कंट्री, बहुत जरूरी है हम पीछे से सीखते हुए आगे को बढ़ें, और वो वैल्यूज हमेशा रहनी चाहिए, वरना एक कंट्री की यूनिकनेस चली आती है और जो दूसरी पावरफुल कंट्रीज होती हैं वहाँ का कल्चर यहाँ अडॉप्ट कर लेते हैं, होने लग जाता है इन्फ्लुएंस। जैसे आजकल हम कहते हैं वेस्टर्न कल्चर क्यों इतना कर रहे हैं। देख, अगर हम उस चीज को देख, कल्चर वाइज जापान बहुत रिच है आज के टाइम पे भी। जापानीज बहुत मतलब जो कल्चर है उनका आज के टाइम में बहुत रिच है। पुराने जो फेस्टिवल्स वगैरह हैं और मतलब जो उनका बेसिक जो पहले के टाइम पे जैसे वो करते थे वैसे ही आज भी वैसी चीजें, छोटी मोटी चीजें भी आज मैं देख रहा था। मतलब जैसे खाना खाने के लिए जब बैठते हैं तो ऐसे एक पोजीशन होती है उनकी, स्लीपर्स एक बाहर के अलग होते हैं अंदर के अलग होते हैं, वो सब चीजें, छोटी छोटी चीजें उनकी बहुत, और पंक्चुअल बहुत होते हैं। पंक्चुअलिटी तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ देखा था मैं कि जो ट्रेन होती है एवरेज ऑन एन एवरेज लगभग 18 सेकंड मैक्सिमम टाइम होगा कि तुम लेट होगी ट्रेन, उससे ज़्यादा नहीं होगी लेट। और उसके बाद भी अगर ट्रेन लेट होगी तो उनको एक कार्ड टाइप का दिया जाता है कि हम मतलब आप अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, अपने अगर आपको अपने बॉस को जवाब देना पड़े कि आप 18 सेकंड या 20 सेकंड या 5 सेकंड लेट कैसे हो गए, तो आप ये कार्ड दिखा देना कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, गलती हमारी तरफ से, हमारी ट्रेन लेट हुई थी, आप ऑन टाइम थे। और पंक्चुअलिटी ऊपर के सिस्टम से लेके नीचे तक है, बिजनेस, गवर्नमेंटल पॉलिसीज हो गई और इंडिविजुअल लोगों में भी टाइम पे काम पे पहुंचना, वो सब चीजें। और स्कूल में ही चीजें सिखाई जाती है, जैसे उसमें आता लोग बच्चे अपना क्लास स्किप नहीं करते और क्या कहते हैं मतलब जैसे टाइम पे पहुंचना। और ये चीज, इसके पीछे एक और दूसरा पर्सपेक्टिव है कि क्लास स्किप नहीं करते जो हमने कहा, इसके पीछे मतलब ये भी है कि वहाँ बच्चों को मजा भी आता है स्कूल जाने में। जैसे उनको बहुत सारी अपनी ही कल्चर की चीजें बहुत मजेदार तरीके से सिखाई जाती हैं वहाँ। वो लैंग्वेज मुझे पता नहीं एग्जैक्टली इसको क्या कहते हैं, कोई वर्ड होता है, वो चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। मतलब उनके वर्क जो भी होते हैं हमारे उसमें कह सकते हैं। एक रिपोर्ट पढ़ा था मैं, लगभग 85% जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ वो खुश रहते हैं स्कूल जाने में। ऐसा नहीं है कि वो मतलब मुंह लटका के स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में, क्योंकि फन है, मतलब वहाँ मजा आता है काम करने में, जो भी काम है उनको, और रिलेट बना ऐसे रखा है, सिस्टम ऐसे बना रखा है। बिल्कुल। तो हाँ, बात हमारी कल्चर पे हो रही थी कि कल्चर उनका कितना रिच है। देख, अगर हम अपने कल्चर से उसको वो करते रिलेट करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा कल्चर वो है, हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। लेकिन ये तेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि हम वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट करते करते कहीं ना कहीं अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। इसके अगर भली इंस्टेंटली नहीं दिख रहा है इसका इफेक्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म पे हो सकता है दिखेगा। कंपाउंडिंग वाली बात होगी। एक जैसे कल्चर से चीज़ है वहाँ एनीमे की, जो सबसे पहले देखते हैं, जब हम एनीमे सुनते हैं सबसे पहले आता है जापान का नाम। और एनीमे एक बहुत कंट्री तक सीमित नहीं है उनकी, बहुत पॉपुलर लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। तो एक चीज़ होती है, जैसे हम वहाँ के एनिमेज देखते हैं जब भी, तो हमें वहाँ की कंट्री के बारे में, वहाँ के कल्चर और वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की ट्रेडिशन, सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। अच्छा, थोड़ी देर तक हम अपने को बाहर रखें और वहाँ के कंट्री के जो यूथ है उनके बारे में अगर बात करें, उनको अपनी कंट्री के बारे में कितना पता चलता है। अब जैसे वही चीज़ हम स्कूल की किताबों से पढ़ाएं तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, बट वही चीज़ हम आर्ट के तरीके से दिखाएं, आर्टिस्टिक वे में, और जो कि सबसे ज़्यादा एक स्टोरी टेलिंग वे ऐसी होती है, इंसान उसी से सोच पाता है, उसी को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है, ग्रास्प कर पाता है। वीडियोज और एनिमेशन से इंसान ज़्यादा रिलेट कर पाता है, उससे ज़्यादा सीख पाता है। तो
उस तरीके से अगर हम जनरेशन को सिखाएं जैसे वो सिखा रहे हैं, तो उनको अपनी कंट्री की कितनी चीजें पता चलेगी, अपनी मतलब अपनी हिस्ट्री पता चलेगी, अपना कल्चर पता चलेगी। और अब दूसरी चीज आ गई बाहर की कंट्रीज पे, जैसे हम लोग देख रहे हैं, हमें वहाँ की कितनी चीज पता चली। दूसरी चीज होती है बाहर जो कंट्री वाले देखते हैं उनकी एनिमे, उससे ये होता है कि हमें वहाँ की ट्रेडिशन, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है, और वो इंटरेस्टिंग लगता है हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इस वजह से अब होता है कि वहाँ टूरिज्म में बढ़ता है, लोग वहाँ घूमने जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ सिर्फ टूरिज्म नहीं, तू उनके कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है कि कितना अच्छा कल्चर है वहाँ का। और देख, तू चीजें देखेगा, जैसे हो सकता है सुशी वर्ड जापान से आया, ठीक है, सुशी जो होती है, अब तेरे को भी मन करेगा कि क्या चीज़ है ये, मैं भी खाऊं, मैं भी देखूं क्या चीज़ है। और वहाँ के कल्चर अगर तू देखता है, बहुत लोग एनिमे के बहुत मतलब डाई हार्ट फैन टाइप के होते हैं, ठीक है, मतलब कि एनिमे दिन भर एनिमे देखते हैं, तो मतलब वो देख कितना घुल रखे हैं उस कल्चर के अंदर। जापानीज को कितना लोग मतलब समझते हैं कि इन्फ्लुएंस हो रखे हैं बहुत सारे अच्छी चीज़ों से ऊपर, ठीक है। एनिमे से हमको बहुत कुछ अच्छा भी सीखने को मिलता है। हाँ, ये तो एनिमे तो अभी हमें कल्चरल में बात कर रहा हूँ, सीखने को बहुत अच्छा मिलता है, बट वो दूसरे कॉन्वर्सेशन के लिए अभी। तो हाँ, तो देख, अगर तू देख रहा है एनीमे आज के दिन, तेरे को मन नहीं करेगा कि यार ये कितनी अच्छी जगह है, या फिर ये रेस्टोरेंट अगर सच में है। इससे क्या होगा, एक देख, अगर कोई रेस्टोरेंट भी अपने एनीमे, उस एनीमे के अंदर अपना वो प्रमोशन कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो यार मान लीजिए XYZ रेस्टोरेंट है, तो उस रेस्टोरेंट का नाम देख रहे हैं अपने उस एनीमे के पर्टिकुलर एनीमे के अंदर, तो तेरे को मन करेगा कि यार मैं भी एक बार रेस्टोरेंट में जाऊँ, खाना खाऊँ, ठीक है। अगर तू इन फ्यूचर जापान जाता है घूमने, या जापान में अगर तू ट्रैवल करने जाता है, तो उससे क्या होगा, उन वहाँ पे उनका वो बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी उनकी रेस्टोरेंट की। तो अभी जैसे तू बात कर रहा था रेस्टोरेंट की सेल ऊपर चले जाती है, तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ सुशी रेस्टोरेंट की एक चेन है, तो वहाँ उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है। अभी एनीमे आई है डेमन स्लेयर, क्या नाम है, डेमन स्लेयर बहुत फेमस गई है, बहुत ज्यादा ग्लोबल लेवल पे, पैंडेमिक के टाइम पे। तो वहाँ उनकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ी है इसके वजह से, पूरी चेन की। और एक और चीज थी, वहाँ की प्रोडक्ट से 50 एनीमे प्रोडक्ट से 50, और वो 10 दिन के अंदर आई थिंक $10 मिलियन की सेल उनकी हो गई है। अच्छा, तो इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, इससे डायरेक्टली आपकी जितनी भी सेल्स होती है उन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखा जाए तो एक ही मतलब एक तीर से 4 निशान वाली बात हो गई। मतलब आप एक एनिमे से पहले आप पहली बात तो अपना ये दिखा रहे हो कि हमारा आर्टिस्टिक वे कितना अच्छा है। हम कहीं पर खाली मूवीज में लगे रह जाते हैं, वो एक आर्ट को बहुत ही अलग वे में प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने। तो वहाँ से कल्चर प्रेजेंट हो अपनी कंट्री में, बाहर के लिए टूरिज्म बढ़ा, प्रोडक्ट्स बिके, बहुत सारी चीजें एक चीज से ही हो गई। ये चीज हमें सीखनी चाहिए। कल्चर तो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। हाँ, कितने हमारी कंट्री में फ्रीडम फाइटर्स, महाराजा, राजा महाराजा, और आपके क्या बोलते हैं गुरु आचार्य, वो सब। तो अगर उन पे कुछ, हम एनीमे तो नहीं कहूँगा, बट कुछ भी आर्टिस्टिक वे में कुछ बनाए, तो हमारी कंट्री के यूथ को पहली बात कितनी चीजें पता चलेंगी। और ये फैक्ट है कि बहुतों ने नहीं पढ़ी होगी हमारी कंट्री, कितनी किताबें ऐसी, हर कल्चर से हम कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। कितने लोग पढ़ते हैं किताबें से ज्यादा लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं। और आज के टाइम पे अगर जब तू देख नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये सब चीजें इतनी स्पाइक पे चल रही है, तो क्यों ना ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्री या इस टाइप की कुछ बना के हम उसमें डाली जाए, अपलोड की जाए, ताकि लोग वर्ल्ड वाइड जाने कि लोग मतलब कितने, हमारी हिस्ट्री कितनी रिच रही थी, कल्चर कितना हमारा रिच रहा था, ठीक है। और एशियन कंट्रीज तो रिच इन कल्चर हमेशा रही है यार। और अगर देख, अगर हम आगे की बात करते हैं, तो ये मेन देख, कल्चर तो हर कंट्री का रिच रहता है, ऐसा नहीं है कोई किसी कंट्री का रिच कल्चर नहीं है। लेकिन मेन बात ये होती है कि हम अपनी फॉरवर्ड आगे आने वाली जनरेशन को हम कितना वो फॉरवर्ड कर रहे हैं हमारा कल्चर, ये मेन, और हम किस तरीके से उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं कल्चर को, ये मेन बात आती है। क्योंकि ज्यादा फिर समय नहीं लगेगा इतनी तेज डेवलपमेंट के साथ कि हम एक अलग ही पाथ पे चल चुके होंगे। बिल्कुल, और ये चीजें कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन चीजों को एक्सटिंक्ट होने में। अगर हम दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करने के साथ साथ अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन चीजों में। बिल्कुल। ओके, तो ये तो आज हमने क्या केस पे बात करी, जापान, इकोनॉमी, बिजनेस, कल्चर और एनीमे। इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या क्या सीख सकते हैं इन चीज़ों से? देख, जैसे स्टार्टिंग में बात करती है, कंट्री जो होती है बनती इंडिविजुअल से ही है। अगर इंडिविजुअल का कितना रोल रहता है कंट्री की डेवलपमेंट में, तेरे अकॉर्डिंग कितना रहता है कंट्री के डेवलपमेंट में इंडिविजुअल का रोल? इंडिविजुअल का रहता है बहुत बड़े लेवल पे। सपोज अगर तुम कल के दिन कोई बिजनेस खोलो, तुम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो लोगों को, वो तुम्हें बहुत बड़े लेवल पे, छोटी छोटी मतलब एक, जैसे वहाँ एक वे है काइजन वे जिसको कहते हैं, वो बिजनेस मॉडल भी एक्सेप्ट वो करते हैं, उसको उस पर चलते हैं। काइजन में मतलब तुम छोटी छोटी इंप्रूवमेंट हर जगह कर रहे हो लाइफ में, और डेली कर रहे हो 1% काइजन वे, तो वो तो इंसानों पे भी आई ना। तो मैं जो देख रहे हैं या बहुत सारे हैं, हम मिलके जब अपनी अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करते रहेंगे, वो मिलके कम्युनिटी को इंप्रूव करेगा, फिर सोसाइटी को। देख, आज के टाइम पे हो सकता है अगर हम कुछ काम करें तो हमको लगेगा इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है, इससे एज अ नेशन हम क्या ही फर्क पड़ेगा, चल आज मैं ये कचरा यहाँ रोड में फैल रहा हूँ, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे अगर हर कोई इंसान वो काम करने लग जाए, तो क्या क्या फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो कहा जाता है दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो, खुद को बदलो। क्योंकि आप
आप जब खुद को वो चीजें चेंज करते हो तो लोग आपको देख के फिर और बदलते हैं, ऐसे कंपाउंडिंग चेन बनती रहती है। जैसे वो बूंद बूंद से सागर बनने वाली कहावत है, वैसी अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या क्या काम करें जिससे कि हम नेशन पे इफेक्ट डालें, कि नेशन को यार हमको ग्रो करना है। और गवर्नमेंट का पार्ट होता है, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट हम हर चीज के लिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते जो चीज बल्कि हमारे उसमें खुद में है। मतलब हमेशा मुझे क्वेश्चन भी पूछना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए, इंडिविजुअल लेवल पे जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। बिल्कुल। सो यही थी, इंडिविजुअल का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रोल रहता है कि यार तू चल कचरा ना फेंके, ठीक है, तू क्या कहता है ट्रैफिक के नियम को कितना पालन कर रहे हैं उसका, ठीक है, कि मतलब चल रात हो गई है तो कोई ट्रैफिक कोई अगल बगल है नहीं देखने वाला तो चला जाता है, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। तो मतलब अपने आप पे हम कितना वो कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हम कितना फर्क से पड़ता है, उससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। हाँ, एज ए नेशन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बहुत चीज़ों पे बात करी है। गवर्नमेंट पॉलिसीज पे ज़्यादा बात करेंगे नहीं, क्योंकि जो देख रहे हैं वो एक इंडिविजुअल लेवल से ज़्यादा चीज़ें सही है, इंडिविजुअल लेवल से बहुत कुछ सीखने को ही मिलता है। So that's it for today. We hope you guys like this podcast. अगर पसंद आया guys so please do subscribe to the channel and do hit a like button. और आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस किस टॉपिक पे इंटरेस्टिंग आपको कॉन्वर्सेशन पसंद है, मतलब जिसके बारे में हम रिसर्च करके बात कर सकें। और हम जो भी बात करेंगे मतलब हम रिसर्च पहले करेंगे फिर उस पर बात करेंगे। मतलब अपने ओपिनियन देने अलग चीज़ होती है और रिसर्च के बेस पे कोई भी व्यू पॉइंट एक्सपेंड करना अलग चीज़ होती है। बिल्कुल। So we hope you guys like this podcast and don't forget to share with your like-minded friends too. So thanks for watching. Thank you everyone. Thanks for watching.